अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद। तो आज मैं फार्मूला सीरीज में के पार्ट नंबर 38 में लाया हूं आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस में हमने यहाँ रेजिस्टेंस लेस एलसी सर्किट्स को लेना हमने, यानी ये हमारे पास इंडक्टेंस है और ये एक कैपेसिटेंस है, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर यहां लगे हुए हैं और दोनों का आउटर सर्किट मैंने नहीं बनाया, हमें सिर्फ जरूरत ही सिर्फ इन दोनों की, लिहाजा मैंने सिर्फ इन दोनों को बनाया। रेजिस्टेंस यहां पर कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? देयर वुड बी नो पावर डिसिपेशन, यहां कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगी। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर दो किस्म की एनर्जीज हैं। नंबर वन पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इसे आपने मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर बोलना है और इसे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलना है। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर हाफ एल आई स्क्वायर वैल्यू निकाली थी मैग्नेटिक एनर्जी की, जो कि स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और हाफ सीवी स्क्वायर वैल्यू थी जो हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पर, जो स्टोर हुई थी कैपेसिटर में। अब मैं यहां ये करता हूं कि यहां पर है ना सीवी और सीवी, यहां सी से ऊपर और नीचे मैं डिवाइड कर देता हूं, ऊपर भी नीचे भी डिवाइड कर दिया तो ऊपर सी स्क्वायर वी स्क्वायर आ गया, तो ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बाय सी भी इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एनर्जी है, ये चूंकि कंजर्व रहती है, यहां कोई ऐसी चीज नहीं है जो पावर को डिसिपेट करे, एनर्जी को डिसिपेट करे, लिहाजा एनर्जी यहां पर कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट चीज है। अब हम क्या करेंगे, इसे आपने करना है कि एक दफा विद रिस्पेक्ट टू डी डिफरेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट के लिए जीरो आ जाएगा, ये सारा फैक्टर जीरो के इक्वल हो जाएगा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आई स्क्वायर का 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, एल आई डी आई बाई डी टी बन जाएगा। इसी तरह क्यू स्क्वायर का 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाय सी और फिर डी क्यू बाय डी टी आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इस इक्वेशन के अंदर यहां आई है, और यू नो कि आई को आप डी क्यू बाय डी टी लिखते हो, तो मैंने जस्ट यही पुट किया है यहां पर कि इस आई की जगह पर और इस आई की जगह पर मैंने डी क्यू बाय डी टी यहां पुट कर दिया। यहां पुट करेंगे तो डेरिवेटिव का स्क्वायर है, यानी कि डी टू और डी टू क्यू ओवर डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी डबल डेरिवेटिव यहां आएगा, प्लस क्यू बाय सी डी क्यू बाय डी टी यहां उसी का उसी तरह है। इस इक्वेशन में जस्ट थोड़ा सा रद्द-बदल किया हमने। ये देखें, यहां से डी क्यू बाय डी टी, यहां से दोनों उसका कॉमन निकलता है, लिहाजा कॉमन लेकर हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये आ जाएगा एल डी टू क्यू ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय सी इज इक्वल टू जीरो। फिर यहां से एल को डिवाइड किया मैंने दोनों तरफ, यहां भी डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया, यहां से कैंसिल हो गया। अब यहां पे आपको 1 नजर आ रहा है, तो Q ओवर एल सी, ये इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूं। अब ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको बिल्कुल इसकी रिजेंबलेंस जो है ना वो है, आपको नजर आ रहा है कि ये इस इक्वेशन से इसका रिजेंबलेंस है। और ये इक्वेशन हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी कि एम ए, ये है एम ए प्लस के एक्स, यानी ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, और इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है हम इसको यहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन था वो आप कुछ इस तरह लिखते थे, x इज इक्वल टू एक्स एम कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। इस सॉल्यूशन को देखते हुए हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी यहां पर लिख सकते हैं। सिर्फ x के लिए क्या आ जाएगा, क्यू एक्स एम के लिए क्यू एम आ जाएगा, बाकी ओमेगा टी और फाई एक तरह का है। अब आपको यहां नजर आ रहा है कि यहां पर जिस तरह q है ना, वही उस तरह का x था, k है यहां पर, तो यहां पर q बाय एल बाय सी, q बाय एल बाय सी है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन नंबर 4 और ये थर्ड इक्वेशन जो थी, दे आर वेरी वेरी एनालॉगस टू ईच अदर। लिहाजा जो इसका सॉल्यूशन होगा हम इसके लिए भी इक्वेशन नंबर 5 एज अ सॉल्यूशन लिख सकते हैं।
अब हमने यहां करना है कि अगर ये इक्वेशन नंबर 5 सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 3 का, तो मुझे इसे अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो मुझे आंसर सही मिलना चाहिए, 0 के इक्वल इसको आना चाहिए। लिहाजा यहां हम देखते हैं, यहां तो एक वैल्यू है Q की, ये Q की ये वैल्यू यहां तो वैसे ही पुट हो जाएगी, लेकिन यहां आपको इसका डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर पुट अप करना है। तो अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास आ जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर QM cos ओमेगा t प्लस 5। यहां से फिर हमने इसको यानी इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है इसे और इस इक्वेशन को, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5a का नाम दे देता हूं। इक्वेशन नंबर 5 और 5a को आप यहां और यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करोगे तो ये जो रिलेशन जो है ये कॉमन आ जाएगा, मैं इसको कॉमन ले लेता हूं और बाकी जो फैक्टर है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओवर LC अंदर आ जाएगा। अब ये जो है ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के इक्वल है। अब या तो ये वाला हिस्सा 0 होना चाहिए या फिर ये हिस्सा 0 होना चाहिए ताकि इक्वल टू 0 आए। चार्ज मौजूद है, फेज एंगल भी मौजूद है, लिहाजा ये हिस्सा 0 नहीं हो सकता, तो ला मुहाला 0 फिर ये वाला ही होगा। यहां से फिर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं जो कि 1 ओवर अंडर रूट LC, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी भी आपके सामने आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी का ये वाला जो रिलेशन है ये आपके सामने आया। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि ये कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ये इंडक्टेंस है। कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई है। इंडक्टर में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई है जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हुई हुई है। और हमें पता है ये दोनों एनर्जीज आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये इंटरकनेक्टेड भी हैं और ये आपस में तब्दील भी होती रहती हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी बन जाएगी और सारी मैग्नेटिक एनर्जी वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगी जो कि कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हुई हुई है। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है, बार बार जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा ये फ्रीक्वेंसी को डेवलप करता है। तो याद रखें किसी भी सिस्टम के अंदर जब फ्रीक्वेंसी बनती है तो वो एनर्जी के एक्सचेंज की वजह से बनती है और ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी का एक्सचेंज जो है ये क्या लाता है, ये फ्रीक्वेंसी लाता है। चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सचेंज हो, वो फ्रीक्वेंसी लेकर आएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने इनिशियल कंडीशंस पुट करनी है और हमें टाइम t इज इक्वल टू 0 और फाई का मतलब है ये, इस फाई की हम बात करेंगे, ये वाला जो फाई है जब ये 0 होगा तो मैं अगर इसको इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा तो मेरे पास t 0 है, ओमेगा t 0 हो जाएगा, फाई 0 है, खत्म हो गया, तो cos 0 1 होता है, q इज इक्वल टू QM, यानी ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज है। अब जो फाई है ये 0 डिग्री, फिर ये 90, फिर 180, फिर 270, इस तरह से इसने चेंज होना है। तो जब मैं 90 डिग्री लूंगा या 270 लेता हूं टाइम 0 के लिए मुझे Q0 मिलता है। फिर मैं जब फाई को 180 रखता हूं तो मेरे पास Q क्या आ जाता है, माइनस QM। माइनस QM का मतलब ये है कि जी जो प्लेट पहले पॉजिटिव चार्ज थी अब वो नेगेटिव चार्ज है, यानी कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो पलट गई है, ऑसिलेशन हो रही है। इसलिए अब हमने यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैलकुलेट करना है LC सर्किट्स की, और ये आपके पास फॉर्मूला था जो हमने यहां लिखा हुआ था वो मैंने वहां लिया, हाफ Q स्क्वायर बाई C। Q की वैल्यू पुट की तो इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास आ गई। फिर मैग्नेटिक एनर्जी है मेरे पास LC सर्किट के लिए, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये था हाफ Li स्क्वायर। मैंने I की वैल्यू पुट की है dQ बाई dt, चूंकि स्क्वायर है लिहाजा यहां इसका भी स्क्वायर मैंने लिखा। अब जब इसको मैं Q की वैल्यू पुट करके डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई विल हैव इक्वेशन नंबर 9, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 8 और 9 में मैंने इनिशियल फेज पुट करना है, फाई इज इक्वल टू 0 पुट करना है मैंने इनिशियल कंडीशन के लिए। तो यहां अगर मैं 0 पुट कर दूं, यहां भी 0 पुट कर दूं, तो मेरे पास 8वीं और 9वीं इक्वेशन रिड्यूस होकर इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 11 में तब्दील हो जाती है। अब देखेंगे हम कि यहां
अगर मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को देखूं तो मुझे वो पता चलता है कि कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव 1 होता है या फिर नेगेटिव 1 होता है, यानी दोनों मैक्सिमम वैल्यूज की 1 है। इसी तरह साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है, चाहे वो पॉजिटिव 1 हो या वो हो नेगेटिव 1। इसका मतलब ये है कि अगर ये 1 होगी ये सारी चीज, तो आपके पास ये खाली रह जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो मैक्सिमम के लिए हम लिखते हैं क्यू एम का स्क्वायर ओवर 2c। इसी तरह जब ये सारी चीज 1 है तो फिर आपके पास ये चीज बन जाएगी सारी की सारी मैक्सिमम, तो वही मैंने लिखा हाफ ओमेगा स्क्वायर एल क्यू स्क्वायर ओवर एम। अब मैंने यहां क्या करना है, L से मल्टीप्लाई भी करना है, L से डिवाइड भी करना है। तो मैं इस L को L से जब कैंसिल कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, क्यू स्क्वायर एम ओवर 2c, यानी यही वैल्यू मुझे दोबारा भी मिल रही है। अगर ये वैल्यू दोबारा भी मुझे मिल रही है, इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैक्सिमम है वो ही मैग्नेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम उसके इक्वल है, लिहाजा दोनों एनर्जीज इक्वल हो गई। इसका मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां होल्ड कर रहा है। अब मैं टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9। ये मेरे पास इक्वेशन 8 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 9 है। मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। वो मैथमेटिक्स अब आप खुद कर लेंगे, बड़ा आसान है, क्योंकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा जो होता है प्लस वो का प्लग करेंगे ये 1 के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास ये रिलेशन जो है ना वो आता है। इसका मतलब है टोटल एनर्जी भी यही बनेगी। और जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पोटेंशियल और क्या है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी का, तो ग्राफ हमें ये बताता है ये जो लेवल है, इसका मतलब ये है कि हर दफा ऑसिलेशंस का यही लेवल है। तो यहां इसका मतलब है एनर्जी यहां पर कंजर्व है विदाउट एनी पावर डिसिपेशन, हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एनर्जी जाया हो रही हो, पावर डिसिपेट हो रही हो, फिर आपको इस तरह से सर्किट मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है वो खत्म होते होते जीरो हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस हैं यहां, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशंस जो हैं ये प्रोपगेट कराती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब लाइट या अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरह हम ये देखते हैं कि इनकी ऑसिलेशन हुई क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और जब इन दोनों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो हमें मिलती है लाइट। तो लाइट जो थर्ड डायरेक्शन में जाएगी ना, वहां से आपको मिलता है पॉइंटिंग वेक्टर पे, जिसको हम कहते हैं एनर्जी फ्लक्स पर यूनिट एरिया हम उसे कहते हैं, या पावर पर यूनिट एरिया में भी पॉइंटिंग वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए फिर हम अगली वीडियो का इंतजार करेंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम पॉइंटिंग वेक्टर को डील करेंगे, और तब पार्ट नंबर 39 तक के लिए डॉक्टर जावेद को अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।